हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम तुषार आदर्श है और इस बार के एसएससी सीजीएल मेंस में मेरा स्कोर 341 आउट ऑफ 390 रहा है और प्री में मेरा स्कोर 160 आउट ऑफ 200 रहा था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस बार के एसएससी सीजीएल में पूछे गए जीके के सारे 25 क्वेश्चंस। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या तरीका अपनाया या क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जिसकी वजह से मेरे स्कोर 69 आउट ऑफ 75 रहे और 23 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ सही हुए। काफ़ी बच्चे बहुत टाइम से बोल रहे थे कमेंट में कि सर आप ऐसा तरीका बताइए जो आपने फॉलो किया एग्ज़ाम में और जिसकी वजह से आपके इतने अच्छे स्कोर रहे। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए, अगर ये तरीका और स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके भी इतने अच्छे स्कोर आ सकते हैं। हमेशा और हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि जीके के लिए लूसेंट का बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण इलाज है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा विश्वास करिए 60 टू 70% क्वेश्चन तो आपके सीधे सॉल्व हो जाएंगे और बचे हुए क्वेश्चन जो मैं स्ट्रैटेजी और तरीका एलिमिनेशन मेथड या फिर जो भी तरीका मैंने अपनाया वो बताऊंगा, उससे आप काफ़ी नज़दीक पहुंच सकते हैं अपने स्कोर को अच्छा बनाने में। मैं आपको आगे पहले क्वेश्चन से दिखाऊंगा कि लूसेंट से हूबहू कितने सारे सवाल आए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने सारे सवाल सीधा इस बार के मेंस में आए हैं। तो अगर आप सिर्फ लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ के गए होते तो आपके बहुत क्वेश्चंस सही हुए होते। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मेरा स्कोर, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस बार के मेंस में था, दूसरा पंचवर्षीय योजना जिसे अक्सर महालानोबिस मॉडल से जोड़ा जाता है, भारत के विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित किया। इस योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? तो इस क्वेश्चन में सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा गया है। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर इससे जुड़े और कुछ एड ऑन्स भी आपको मैं दूंगा। पहला ऑप्शन था मैक्सिमाइजिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। आप एक बात बताइए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और हम सिर्फ एक प्राइवेट हाथों से निकले थे और आज़ाद हुए थे। तो क्या हम फिर से अपने देश को प्राइवेट हाथों में या फिर प्राइवेट सेक्टर को देना चाहेंगे तुरंत? बिल्कुल भी नहीं। हम अभी उससे ही छूटे थे 200 साल की गुलामी से, तो अभी उससे उभरना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो ये प्राइवेट सेक्टर का नाम दे दिया, ज़िक्र कर दिया, इससे ये स्टेटमेंट हमारा एलिमिनेट हो सकता है बहुत आसानी से। सेकेंड स्टेटमेंट था अचीविंग इमीडिएट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन थ्रू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये आया था 1965 में और अभी हम बात कर रहे हैं 1956 से 1961 की। तो जो चीज़ हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद आया है वो कैसे एक ऑप्शन में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, या टाइमलाइन में डिफरेंस है। तो ये ऑप्शन को भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 में आया, वो ये लगा सकते थे या सोच सकते थे कि यहाँ पे बोला है अचीविंग इमीडिएट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो आप एक बात बताइए, अभी हमारा देश आज़ाद हुए कुछ साल हुआ है, तो क्या हम इतनी जल्दी इमीडिएटली फूड प्रोडक्शन में हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं? नहीं। धीरे धीरे बना सकते हैं बट इमीडिएटली नहीं बना सकते हैं। तो ये सोच के भी आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट आराम से कर सकते थे। थर्ड ऑप्शन आता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज। तो ये ऑप्शन हमें थोड़ा सही लग रहा है कि हेवी इंडस्ट्रीज का सेटअप करना और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी में बूस्ट आएगा और हेल्प मिलेगा। खैर, चौथा ऑप्शन को भी एक बार देखते हैं। वैश्विक व्यापार बाजारों के साथ तेजी से एकीकृत करने के लिए एक निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था स्थापित करना। तो आप एक बात बताइए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी के बारे में तो हम कब पढ़े हैं? एलपीजी में 1990 के बाद पढ़े हैं, क्योंकि अभी हमारा देश आज़ाद ही हुआ है। तो अभी हम एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं कर सकते हैं। अभी हमको खुद बेहतर करना है, अपने आप को संभालना है और अपने आप को खड़ा करना है बाकी दुनिया के सामने। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हम नहीं बना सकते हैं तुरंत। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बचता है एलिमिनेशन के थ्रू। इस क्वेश्चन
पे बेस्ड आपको मैं कुछ ऐड ऑन देता हूँ जो कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप उसको ज़रूर देखिए, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। मेनली आपको 5 ईयर प्लान को तो याद रखना ही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आपका 1951 से 1956 तक था। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका 1956 से 1961 तक था। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 1961 से 1966 तक था। 1967 और 1968 एनुअल प्लान्स आए थे, क्योंकि हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेस नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से 2 एनुअल प्लान्स को लाना पड़ा था। फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारा 1969 से 1974 तक था और थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा 1974 से 1979 तक था। तो ये पांचों का टाइमलाइन आपको एकदम याद रखना है कि कब से कब तक था। पहला जो 5 ईयर प्लान था ये हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड था, एग्रीकल्चर बेस्ड था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारा था इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड था। थर्ड 5 ईयर प्लान जो हमारा था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी पे बेस्ड था। दो हमारा एनुअल प्लान्स थे। फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारा फोकस किस पे था? सेल्फ रिलायंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पे था। और ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान बहुत ज़रूरी है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ कब लाया गया था। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हमारा स्लोगन किस 5 ईयर प्लान में था? तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में था, गरीबी हटाओ। ठीक है। अब एक चीज और आपको याद रखना है इन पांचों 5 ईयर प्लान्स के बारे में कि ये किस मॉडल पे बेस्ड था। तो पहला 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो हरोड डॉमर मॉडल पे था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो इस बार पूछा गया है वो महालानोबिस मॉडल पे था। इस बार पूछा गया जो क्वेश्चन अगले बार हो सकता है ये पूछते कि वो किस मॉडल पे बेस्ड था, तो आपका आंसर होगा महालनोबिस। थर्ड जो था चक्रवर्ती एंड सैडी। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो किस पे बेस्ड था? रुद्र एंड माने। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो था डीडी धर मॉडल पे। ठीक है। अब इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि 3 मेजर स्टील इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था और किस कंट्री के साथ मिलके किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। 3 मेजर इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया था। रुड़की में, भिलाई में और दुर्गापुर में। रुड़की का जो किया गया था वो जर्मनी के साथ किया गया था मिलके। भिलाई वाला जो किया गया था रशिया के साथ किया गया था मिलके। और दुर्गापुर वाला जो किया गया था वो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलके किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल नियमों का प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट कंट्रोल रेगुलेशन? तो अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे बड़ा डर था वो मंगोल्स का इन्वेजन था।
मंगोल्स का अटैक था, तो उससे बचने के लिए उसको प्रिपरेशन करना था। आप मान लीजिए कि अगर आप पे किसी का अटैक का खतरा है, तो आप सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे? आप अपने डिफेंस के लिए चीज़ों को तैयार करेंगे और उस पे अटैक के लिए चीज़ों को तैयार करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी बिल्कुल यही किया। उसके अटैक से बचने के लिए एक लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी बनाया, बहुत बड़ा आर्मी बनाया, और उतने बड़े आर्मी को चलाने के लिए उसके लिए ज़रूरी क्या था कि उसके जगह पे, उसके जहाँ राज्य है, वहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल हो और सस्ते दाम पे अवेलेबल हो। क्योंकि अगर जो चीज़ों को खरीदने के लिए या फिर जिन चीज़ों पे खरीद के, खा के, पी के या लेके जो उसका स्टैंडिंग आर्मी सर्वाइव कर पाएगा, उसका दाम अगर कम होगा, सस्ता होगा, तो उसके आर्मी को खर्च कम करना पड़ेगा, और उसके आर्मी को कम खर्च करना पड़ेगा मतलब खिलजी को भी उसको कम सैलरी देना पड़ेगा। तो कम पैसे देके उन सारे सामान को अवेलेबल करा देना ही उसका मेन फोकस था, ताकि सारे आर्मी को सैलरी कम देना पड़े और सैलरी कम देने के बावजूद उन सारे के डिमांड्स पूरे हो जाएँ सामान खरीदने के लिए, और वहाँ पे कोई भी विद्रोह ना हो या फिर हो हल्ला ना हो पैसों को लेके। तो ये उसका मेन उद्देश्य था। अब हम ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। पहला ऑप्शन था टू कीप एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस लो सो सोल्जर्स कुड बी मेंटेन्ड ऑन फिक्स्ड सैलरीज। तो यही मैंने अभी आपको बताया, जो उसका पहला अल्टीमेट मोटिव था लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी को रखने का और मार्केट को कंट्रोल करने का, उसका ऑब्जेक्टिव ये था। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से सीधा सही हो जाता है। वैसे अगर हम ऑप्शंस के अलावे ये देखते हैं कि बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, तो सेकंड ऑप्शन है टू एक्सपैंड ट्रेजरी रेवेन्यू बाय इंकरेजिंग अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड विथ नेबरिंग रीजन्स। आपको एक चीज़ पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो ट्रेड को अनरेस्ट्रिक्ट नहीं करता था बल्कि रेस्ट्रिक्ट करता था, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड। तो यहाँ पे एकदम ऑपोजिट दिया गया, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन था टू प्रमोट ओवरसीज ट्रेड बाय इंकरेजिंग इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू फॉरेन एम्पायर्स। आपको पता होगा कि मिडाइवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्य था वो एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं करता था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं था, एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं करता था, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन है टू रिप्लेस रिलीजियस टैक्सेशन विथ अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कॉमर्शियल लिवाइज अक्रॉस मार्केट। आप एक बात बताइए, यहाँ पे बात हो रहा है मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस का, और यहाँ पे रिलीजियस टैक्सेशन का बात किया गया जिससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन को भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। तो एलिमिनेशन से भी आप पहले ऑप्शन को सही बना सकते थे। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विच हिस्टोरिकल प्रोसेस इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। यहाँ पे जो ये वर्ड है इवोल्यूशन, पहले आप ये बताइए इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, जो कि लंबा काफी समय से चलता आ रहा हो, उस प्रोसेस को, उस कंटिन्यूअस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, इवोल्यूशन ऑफ माउंटेन्स, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ रिवर्स। तो ये सारा इवोल्यूशन जो होता है एक लॉन्ग लास्टिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक इमीडिएट या फिर अचानक से हुआ काम नहीं होता है। तो अगर आपको सिर्फ इवोल्यूशन का वर्ड पता होता या फिर दिमाग वहां पे स्ट्राइक करता, तो आप सिर्फ इस वर्ड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, तो आप इस वर्ड से ही सिर्फ इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। अब एक बार ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस आर्ट। यहाँ पे कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे डिक्लाइन का बात तो करना गलत है क्योंकि ये एकदम ऑपोजिट हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कंटिन्यूअस इंटरेक्शन ऑफ रिलीजन एंड रीजनल स्टाइल्स। तो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होने की वजह से ये हो सकता है, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है सडन कल्चरल चेंज। तो आप एक बात बताइए, अभी मैंने आपको कहा कि इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस और लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे सडन चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन है फॉरेन आर्किटेक्चरल डोमिनेंस। यहाँ पे बात हो रहा है इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स इन इंडिया, तो फॉरेन आर्किटेक्चरल डोमिनेंस का बात करना यहाँ पे कोई लॉजिकल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The Fortaleza Declaration of 2014 is most famous in BRICS history for the creation of which of the following?
तो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे तो ही सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो शायद आपको लगे कि ये क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। बट इस क्वेश्चन को फिर भी थोड़ा सा दिमाग का यूटिलाइज करके अगर आप न्यूज़पेपर पर देखते होंगे या फिर करंट से थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखते होंगे तो इस क्वेश्चन को फिर भी आप सॉल्व कर लेंगे। पहला ऑप्शन है अ परमानेंट ब्रिक्स सेक्रेटेरिएट इन ब्राजील। तो आपको पता होगा, अगर थोड़ा भी नॉलेज रखते होंगे, कि ब्रिक्स का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, और अगर होता भी तो उसका चाइना में होने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जो भी ब्रिक्स के मेजर चीज़ें हैं वो चाइना में बेस्ड है। तो ये आप इस चीज़ की वजह से इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। सेकंड ऑप्शन है ब्रिक्स करेंसी कॉल्ड R5। अभी आप सुन रहे होंगे इतना हो हल्ला हो रहा है कि ब्रिक्स करेंसी बनाते हैं, ब्रिक्स करेंसी बनाते हैं, डॉलर को नीचे करने के लिए, डॉलर के मार्केट कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। अमेरिका हमेशा धमकी देता है कि अगर ब्रिक्स करेंसी बना तो सैंक्शंस लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात हो रही है तो अभी यहाँ पे R5 कह दिया, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। थर्ड, ब्रिक्स स्पेस एजेंसी। आपको पता होगा कोई एक कंट्री अपना स्पेस एजेंसी बनाता है या फिर दो कंट्रीज मिलके स्पेस एजेंसी बनाते हैं, मगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्पेस एजेंसी अभी तक नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाता है। द कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, तो ये तीन जब गलत हो गया तो ये आपका ऐसे भी सही हो जाएगा। और अगर आपको जानना है कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन ऑफ 2014 में क्या हुआ था, तो दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी। पहला, न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया गया था और इसी को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोला गया था। और सेकंड हमारा हुआ था क्या, CRA को बनाया गया था। ये CRA कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, और CRA में क्या किया गया था, 100 बिलियन US डॉलर्स को इंजेक्ट किया गया था, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें डाला गया था ताकि जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको सेफ गार्ड किया जा सके। तो हमारे फॉर्टलेजा डिक्लेरेशन का ये दोनों ही मेन मोटिव था बनाने का। तो इस दोनों को आपको याद रखना है। इस बार ये पूछा है कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, अगले बार हो सकता है इससे सवाल पूछ दे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Regarding the subsidiary alliance system introduced by Lord Wellesley, which of the following statements is incorrect? सब्सिडियरी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे, इससे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बहुत बार हम लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और गलत सॉल्व करके आ जाते हैं, जिसको कि सिली मिस्टेक का नाम देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। आपको अगर सब्सिडियरी अलायंस के बारे में थोड़ा भी जानकारी होगा तो आपको पता होगा उसका मेन मोटिव था टू अचीव ब्रिटिश पारामाउंटेंसी इन इंडिया। ब्रिटिश हुकूमत को आराम से बहुत ऊंचाई तक ले जाना था, ये उनका मोटिव था। उसके अलावे टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल जो है उसको मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है, ताकि उसका होल्ड बना रहे और अपने ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाना है पूरे भारत में। तो ये उसका असली मोटिव था। और जब ये मोटिव हमारा है कि हमको अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, तो वहाँ पे हम दूसरे इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मेरे जगह पे कोई और आके रहने लगे या फिर हुकूमत चलाने लगे, तो आप खुद सोच के देखिए हमारा डोमिनेंस ऑफ पावर घट जाएगा, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो यही लॉर्ड वेलेस्ली का भी सब्सिडी अलायंस का मकसद था। तो अब क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। द रूलर वॉज फ्री टू एम्प्लॉय एनी यूरोपियन एज लॉन्ग एज दे वेर इन नॉट इन एक्टिव कन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश। फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, ये सारे लोग। तो अभी मैंने बताया कि उनको अपना साम्राज्य को बड़ा करना था और अपने पावर को जेनिथ तक पहुंचाना था। तो क्या वो दूसरे पावर को आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, और ये स्टेटमेंट का गलत होना हमारा आंसर सही हो जाता है। तो ये आंसर हमारा पहले स्टेटमेंट में ही मिल गया। खैर, फिर भी बाकी स्टेटमेंट्स को एक बार हम लोग देखते हैं। The Indian ruler was required to disband his own military and maintain a permanent British contingent within his territory। तो ये इसका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव था।
जो हमारा सब्सिडी रिलायंस है उसका ये ऑब्जेक्टिव था, तो ये सही हो जाएगा। द ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द अलाइड स्टेट। ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भले ही ब्रिटिश जो है वो कुछ भी करे बोले, बट ये उनका ऑब्जेक्टिव था इस अलायंस का। और लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, इफ द रूलर फेल टू मेक पेमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश फोर्स, अ पोर्शन ऑफ हिज टेरिटरी वाज सीडेड एज अ पेनल्टी। ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाता है पहला। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि लूसेंट के पेज नंबर 86 में हूबहू दिया हुआ है, तो अगर आप लूसेंट पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को वहां से भी आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए बयानों को पढ़ें। नासा ने ब्रह्मांड के कॉस्मिक ग्लो का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप स्फेयरेक्स लॉन्च किया। और सेकंड है, मेस टेलीस्कोप का उद्घाटन हानले लद्दाख में किया गया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है वो हमको पढ़ के बताना है। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये जो मेस टेलीस्कोप है ये अक्टूबर 2024 में किया गया था इनॉग्रेट, और ये जो स्फेयर एक्स है ये मार्च 2025 में किया गया था। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया। और करंट अफेयर जो बच्चे पढ़े होते तो उसको आराम से सॉल्व कर लेते। यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Regarding the legal protection of dugong in India, consider the following statements. ये सेम दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट, द डुगोंग इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और सेकंड स्टेटमेंट है, दिस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स द डुगोंग विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ द टाइगर। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये हमारा इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात करता है, ठीक है। और डुगोंग जो है वो एक सी का एनिमल होता है जिसको कि इंडेंजर्ड स्पीशीज में माना गया है। और ये भी हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है ये इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था तमिलनाडु के पाक बे में सितंबर 2022 में, ठीक है। और ये जो 2022 सितंबर में इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था तमिलनाडु में, इसको अभी IUCN के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। कब किया गया है? सितंबर 2025 को। तो ये सितंबर 2025 में न्यूज़ में रहा, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बन जाता है। अब जो बच्चों को नहीं पता है कि तमिलनाडु का पाक बे कहाँ है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये हमारा इंडिया है और ये श्रीलंका है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं पाक बे। तो यहीं पे ये कंजर्वेशन रिजर्व को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन को आप करंट अफेयर्स पढ़े होते तो बिल्कुल सॉल्व कर लेते। ये दोनों स्टेटमेंट जो हमारा है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों सही है, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द निसार मिशन। अगर आपको सिर्फ निसार का फुल फॉर्म पता होता तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दे देता, सिर्फ एक फुल फॉर्म की वजह से। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो यहाँ पे हमारे नाम में ही है नासा नासा इसरो,
तो जब नाम में ही है नासा इसरो, तो इसरो ओनली वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, नासा ओनली वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और जहां ज्वाइंट इसरो नासा मिशन लिख दिया, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आप कितने आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब अगर जिसको इस क्वेश्चन को आपको पता करना है कि ये जो हमारा है एल बैंड रडार जो है ये किसका है, तो ये इसरो का है। ये एल रडार जो है, एल बैंड रडार, ये नासा का है। और ये जो हमारा मिशन है इसका काम है टू ऑब्जर्व अर्थ सरफेस। और ये जो हमारा इसरो का एस बैंड है इसका काम है हाई डेफिनेशन इमेजेस ऑफ अर्थ सरफेस। और नासा का जो ये एल बैंड रडार है इसका काम है टू पेनिट्रेट थ्रू वेजिटेशन एंड सॉइल, और उसके अंदर की चीज़ों की स्टडी करना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इस चीज़ों को अगर अगले एग्जाम में पूछता है तो वो भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी हमारा करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, CP Radhakrishnan is the Vice President of India who took charge on 12 September 2025। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। Unlike the presidential election, the electoral college for the vice president includes nominated members of both houses of the parliament। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, और दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा है वो ट्रेडिशनल नॉलेज पे बेस्ड है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन होते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट हमारा है वो आप ज़रूर सुने होंगे। अभी इतना हल्ला हो रहा था कि हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर जयदीप धनखड़ जी, वो अपने आप कहीं गायब हो गए थे, चले गए थे। बहुत उनके बारे में लोग पता लगा रहे थे कहाँ गए कहाँ गए, तो वो गायब हो गए थे। तो उनके बाद CP राधाकृष्णन जी को सेलेक्ट किया गया था और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है और दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। पहला कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन होता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, इलेक्टेड MLAs होते हैं, और MLAs ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये होते हैं। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट का जब बात आता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और कोई भी नहीं होता है। और MPs जो होते हैं वो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। तो ये आपको जरूर से याद रखना है। अगले स्टेटमेंट में हो सकता है इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, और ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे लूसेंट के पेज नंबर 79 में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चंस के नीचे लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन किस पेज नंबर ऑफ लूसेंट और प्रीवियस ईयर के किस क्वेश्चन में किस एग्जाम में पूछा गया है। तो आप वो भी देखते चले, आपको समझ में आएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस लूसेंट के बुक से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हूबहू मैच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, if a state law on a concurrent list subject conflicts with a union law, then the union law prevails and the state law becomes void to the extent of repugnancy। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा है कि एक सामान्य विषय पर राज्य कानून जो संघ कानून के साथ टकराता है वह अभी भी उस राज्य के भीतर प्रबल हो सकता है यदि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया हो और उसकी स्वीकृति प्राप्त की गई हो।
आपको एक चीज़ पता होगा कि हमारे देश में सेंटर से बड़ा कुछ भी नहीं है। सेंटर इज़ एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट में कुछ लॉ बनता है या फिर कुछ भी चीज़ होता है और वो सेंटर के साथ डिस्प्यूट में जाता है, तो सेंटर हमेशा उसको माने सही कर सकता है और अपने नियम को उसके ऊपर रख सकता है। उसके पास पावर है। पार्लियामेंट में बिल पास कर देगा, लॉ पास कर देगा, कानून अ, ला सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस सेंटर के पास होते हैं। इसीलिए सेंटर हमेशा पावरफुल होता है स्टेट से, और सेंटर का बनाया हुआ चीज़ हमेशा स्टेट से ऊपर होता है। मगर एक चीज़ और आपको पता होगा कि हमारा सेंटर या फिर सुप्रीम कोर्ट भी अगर कुछ ऑर्डर दे देता है तो बहुत सारी चीज़ों में प्रेसिडेंट उसको ख़त्म कर सकता है। जैसे फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है प्रेसिडेंट, उसी तरह हमारे स्टेट में गवर्नर उसको पावर रखता है, पार्डनिंग पावर को। तो हमेशा स्टेट से ऊपर सेंटर होता है और सेंटर से ऊपर बहुत हद तक प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है कंकरेंट लिस्ट में, अगर वो यूनियन लॉ प्रिवेल कर सकता है कि नहीं, तो वो बिल्कुल सही होता है। और सेकंड जो स्टेटमेंट हमारा है कि अगर वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके असेंट पा लिया गया तो वो स्टेट में वो फिर भी प्रबल होगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which of the following biological process explains why human muscles often feel sore or cramped after a sudden intense bound of physical exercise? आप एक बात बताइए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको थकावट महसूस होता है, ना कि नशा फील होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, वो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से कभी भी शरीर में अल्कोहल नहीं बन सकता है। और अगर ऐसा होता तो हमें खर्च करके अल्कोहल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सरसाइज कर लेते और बॉडी में नशा आ जाता। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है एक्सेसिव रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप एक बात बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है हमारे रेस्पिरेशन का, उससे पेन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है डिप्लीशन ऑफ विटामिन सी। तो आप एक बात बताइए, एक्सरसाइज करने से क्या हमारे शरीर से विटामिन्स या मिनरल्स कम होते हैं? नहीं, हमारे शरीर में विटामिन्स या मिनरल्स की कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एक्सरसाइज करने से। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और ये क्वेश्चन भी आप लूसेंट के पेज नंबर 338 में देख सकते हैं, वहां से भी आप सॉल्व कर लेते हैं अगर लूसेंट को पढ़े होते तो। Which of the following was the primary objective of liberalization within the new economic policy of 1991? एक चीज आपको पता होगा कि हमारे देश में सन 1990 में काफी आर्थिक संकट आया था और हमारे पास नियर टू बैंक्रप्सी की सिचुएशन आ गई थी। हम लोग अपने देश का गोल्ड को प्लेज रखे थे, गिरवी रखे थे स्विट्जरलैंड के पास और इंग्लैंड के पास, और वहां से हम लोग लोन लिए थे। उसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से भी हम लोग लोन लिए थे। हम लोग एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे, रुपी को डीवैल्यूएट कर दिए थे, बहुत सारा तरीका अपनाए थे उस सिचुएशन से उभरने के लिए। और उस समय एक नए इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाया गया था एलपीजी नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि बहुत कारगर साबित हुआ था। और इस समय हम लोग प्राइवेट एंट्रीज को लेना शुरू किए थे और लाइसेंस राज को खत्म कर दिए थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किए थे, ताकि प्राइवेट आए हमारे देश में, इन्वेस्टमेंट बढ़े और चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो। तो ये हमारा एलपीजी का एक समरी टाइप का आप समझ सकते हैं जो कि सिचुएशन उस समय था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। पहला ऑप्शन था कि क्वेश्चन है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिबरलाइजेशन का क्या था। ऑप्शन है अबॉलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज टू इनकरेज प्राइवेट एंट्री। तो आप एक बात बताइए, मैंने आपको कहा कि प्राइवेट एंट्रीज को लाने का सोचा गया था और लाने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पे बोल रहा है अबॉलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो आपको लग रहा है कि लाइसेंसिंग को एबॉलिश किया गया था और इनकरेज किया गया था प्राइवेट एंट्री को आने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं प्राइवेट एंट्रीज को लाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्टिव था लिबरलाइजेशन का।
सेकंड स्टेटमेंट को आप देखिए, एक्सपैंडिंग द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे हम प्राइवेट एंट्री को ला रहे हैं, ना कि चीज़ों को एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है। और उस रिजर्वेशन को भी एक्सपैंड तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग एक्सक्लूसिव रख सकते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल में, बट उसको एक्सपैंड नहीं करेंगे उस सिचुएशन के हिसाब से। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथनिंग द MRTP एक्ट टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ लार्ज बिजनेस आवर। हम तो यहाँ पे लार्ज बिजनेस आवर को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है इंक्रीजिंग द पीक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। आप एक बात बताइए, अगर किसी चीज़ पे इंपोर्ट ड्यूटी या फिर किसी भी तरह का ड्यूटी ज़्यादा लगेगा तो क्या वो चीज़ सस्ता होगा या महंगा होगा? बिल्कुल महंगा होगा। जो भी इंपोर्टेड चीज़ हम खरीदते हैं या फिर फॉरेन से आता है, वो चीज़ महंगा रहता है। क्यों महंगा रहता है? क्योंकि उस पर टैक्स ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम कस्टम ड्यूटी को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि घटाने पे फोकस करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि लूसेंट के पेज नंबर 219 पे दिया हुआ है। आप अगर लूसेंट पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते थे। Which of the following pair of minerals and its leading producing state in India is correct? इसमें से कौन सा मिनरल्स और उसका लीडिंग स्टेट्स करेक्ट है, ये हमें बताना है। जो जो मीका है ये राजस्थान में भी होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बॉक्साइट उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हमारा सही हो जाता है। लाइमस्टोन हम राजस्थान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और कॉपर जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावे भी जितने सारे मिनरल्स और प्रोड्यूसिंग स्टेट है लीडिंग, वो आपको याद रखना है। और ये भी आपके रिसेंट के दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एग्जाम में और ल्यूसेंट के पेज नंबर 133 में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से भी अगर पढ़े होते तो इसको देख सकते थे। Dr. Bhupen Hazarika is famously known by which of the following titles, reflecting his deep connection to the geography and spirit of Assam? तो आप अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे डॉक्टर भूपेन हजारिका को, तो आपको पता होगा वो सॉन्ग राइटर थे, लिरिसिस्ट थे, पोएट थे। और उनके बारे में अगर आप इतना भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि उनको बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा के नाम से बोला जाता था। बार्ड का मतलब होता है पोएट, अच्छा गाने वाले, अच्छा जिनकी आवाज़ अच्छी हो। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो ये वर्ड बार्ड है, ये सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के लिए यूज़ किया गया था। तो हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ दे, इसलिए आपको ये चीज़ भी याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है अभी के CHSL 2021 के कुछ एग्जाम में आया था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़े होते तो ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव विच इंडिकेटर बेस्ट कैप्चर्स द गवर्नमेंट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट। तो एक चीज आपको यहाँ देखना है कि गवर्नमेंट का जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो इनमें से कौन है? पहले अगर ऑप्शन को हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। और ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये हुआ कि सरकार को जो खर्च करने के लिए पैसा चाहिए उसमें कितनी कमी आ रही है, उसमें कितना डेफिसिट है। अगर फॉर एग्जांपल हम आप अपने आप को ही रख के देखिए, अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है, बट कमा रहे हैं सिर्फ 80 रुपया, तो आप खर्च 20 रुपये ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये 20 रुपये जो ज़्यादा खर्च हो रहा है, वो गैप जो बन रहा है, उसी को डेफिसिट कहते हैं। तो हमारा जो इनकम है, रिसिप्ट है 80 रुपया का, वो कम है।
हमारे एक्सपेंडिचर से, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है। तो ये जो ज़्यादा खर्च करने के लिए जो 20 रुपये हमें और चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो वो हम लोग को बोरो करना पड़ेगा, कहीं से लेना पड़ेगा, और उस डेफ़िसिट को ही फिस्कल डेफ़िसिट कहते हैं। और इस फिस्कल डेफ़िसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं, तो वो प्राइमरी डेफ़िसिट बन जाता है। तो प्राइमरी डेफ़िसिट क्या होता है? फिस्कल डेफ़िसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट मतलब कि जो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट वाला जो गैप हो गया। तो जैसे मेरा कमाई 80 रुपया था, मगर खर्च 100 रुपया था, तो ये 20 रुपया जो गैप आ रहा है, इसमें हमें ये देखना है कि जो 20 रुपया का गैप है, उसमें क्या दूसरे देश से जो हम लोन लिए हैं, या फिर IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिए हैं, उस लोन पे हमको इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो उसमें से इंटरेस्ट कितना बन रहा है 20 रुपये से? फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये से 5 रुपया उसमें से इंटरेस्ट बन रहा है। तो 5 रुपया हटा के बचा हुआ 15 जो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, वो मेरा प्राइमरी डेफिसिट हो गया। तो प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को ही कहते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। और ये चौथा जो है बजट डेफिसिट, ये क्या होता है? ये फिस्कल डेफिसिट का उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है, यहाँ पे इंक्लूडिंग बोरोइंग हो जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग बोरोइंग। और ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि इस बार के SSC स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया है, और हमारे लूसेंट के पेज नंबर 228 में भी दिया हुआ है। तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लूसेंट का आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नवरोज इज करेक्ट? तो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, या फिर आपको थोड़ा बहुत हिंट होगा कि नवरोज जो फेस्टिवल है, वो या तो पर्शियन से, पारसी से रिलेटेड है, और या तो बलबन से रिलेटेड है। ठीक है। तो या तो बलबन से रिलेटेड, या तो पर्शियन से रिलेटेड है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको याद होता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें कि पर्शियन न्यू ईयर भी है और गियासुद्दीन बलबन का नाम भी है। तो अगर आपको दोनों में से कुछ भी याद होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब ऑप्शन से एक बार इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ हार्वेस्ट सीजन इन सदर्न इंडिया एंड इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड। आप एक चीज देखे होंगे कि जो सूर्य भगवान की पूजा होती है, वो बिहार में किया जाता है छठ पूजा के नाम से, और कहीं पे हमको सुनने नहीं मिलता है कि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते थे। सेकेंड ऑप्शन है, ल्यूनर बेस्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एक्सक्लूसिवली बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन द हिमालयन बेल्ट। अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी का न्यू ईयर का आप सुने होंगे या फेस्टिवल का, तो आपको ध्यान होगा लोसांग, लोसार, इस टाइप का नाम होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, इट इज अ मॉनसून फेस्टिवल कमेमोरेटिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल इन द मुगल कोर्ट्स। मुगल कोर्ट, तो मुगल का साम्राज्य तो बाद में आएगा, पहले तो दिल्ली सल्तनत का बात था, जहां पे इसको मनाया जाता था गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। तो अगर आप थोड़ा पढ़े होते या फिर आपको जानकारी होता, तो इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते थे। और ये क्वेश्चन भी आपका MTS के 2022 में पूछा गया है, और लूसेंट के पेज नंबर 50 में भी दिया हुआ है। आपको नवरोज से रिलेटेड एक चीज और याद रखना है कि जो नवरोज फेस्टिवल है, ये 20 या फिर 21 मार्च को मनाया जाता है, जब इक्विनॉक्स होता है। और इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात इक्वल होता है, पूरा दिन और पूरा रात इक्वल होता है पूरे ब्रह्म, मतलब पूरे अर्थ पे, उसी को इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये हमारा एक दिन और होता है 23 सितंबर को।
23 सितंबर को भी इक्विनॉक्स अकर करता है, तो ये आप यहाँ से इसको भी याद रखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है, जोजिला पास सर्व्स एज अ प्राइमरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द कश्मीर वैली एंड द लद्दाख रीजन कटिंग थ्रू द ग्रेट हिमालयन रेंज। और सेकंड हमारा है, शिपकीला पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड सर्व्स एज अ प्राइमरी गेटवे फॉर द रिवर ब्रह्मपुत्र टू एंटर इंडिया। जोजिला पास आप अगर थोड़ा भी करंट अफेयर्स या फिर नॉर्मल न्यूज़ देखते होंगे या पढ़े होंगे स्टैटिक जी के, तो आपको पता होगा जोजिला पास कश्मीर वैली और लद्दाख रीजन को ही जोड़ता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। शिपकीला पास जो हमारा है वो हिमाचल प्रदेश में है, ना कि अरुणाचल में। और अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्रा नदी घुसती है तो वो किसी पास से या फिर शिपकीला पास से नहीं घुसती है, तो यहाँ पे आप इसको आराम से एलिमिनेट करके ख़त्म कर सकते थे। तो इस ऑप्शन में क्वेश्चन में सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही आपका सही है, और ये भी आप लूसेंट के पेज नंबर 129 में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे आपको मेन कुछ जो मेन स्टेट्स हैं हमारे पहाड़ वाले, उसमें मेन जो पासेस हैं उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और वो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो भी बहुत जल्दी याद करा देता हूँ। ये हमारा ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर के बाबू का पबजी, जो पबजी गेम है वो ज़्यादातर बाबू लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बाबू का पबजी, तो बा से बारामूला, बू से बुरजिला, का से काराकोरम, प से पीर पंजल, ब से बनिहाल और जी से जोजिला। इसको आप याद कर सकते हैं, लिख के 4-5 बार आप याद करिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। यूके के नीति ने मना लिया, नीति मतलब पॉलिसी, तो उत्तराखंड का जो पॉलिसी था, नीति था, उसने हमें मना लिया। तो नीति से नीति पास, मना से माना पास, लिया से लिपुलेख। ठीक है। हिमाचल का रोहतांग बड़ा शैतान, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शैतान, तो यहां से रोहतांग पास, बड़ा लाचा पास, शिपकिला पास, जो पूछा गया था क्वेश्चन में। आंध्र प्रदेश ने बम दिया, आपने बम दिया, आंध्र नहीं सॉरी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ने बम दिया मतलब आपने बम दिया। बम से बम दिला, दी से दिफू, या से यांग्याप, इसको भी आप याद कर सकते हैं। सिक्किम में जीना, क्या करना है सिक्किम में, खुल के जीना है, इंजॉय करना है, तो सिक्किम में जीना। जी से जेलेपला, ना से नाथुला पास, तो इसको आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और 4-5 बार आप इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल्स और उसके बारे में क्या कहता है उससे, और ये लूसेंट के पेज नंबर 172 में दिया हुआ है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। अभी 4 पूछा गया, अगले में और कुछ पूछ सकता है, तो आपको ये मैं एक ट्रिक से याद रखवा देता हूँ। तो ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये हमारे शेड्यूल का ट्रिक है। टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशंस एंड ओथ्स, आर से राज्यसभा सीट अलोकेशन, एस से शेड्यूल्ड ट्राइब, ओ से अदर ट्राइबल एरियाज। और यहाँ पे अदर ट्राइबल एरियाज में 4 स्टेट्स आते हैं। पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, और चौथा मिजोरम। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछता है। एफ से फेडरलिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से
लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन लॉ जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था। पी से पंचायत जिसको कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। और एम से म्यूनिसिपैलिटीज जिसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड शेड्यूल जो है वो क्या है, इमोल्यूमेंट्स के ऊपर, तो यहाँ से ये हो जाएगा। थर्ड जो शेड्यूल है वो हमारा क्या है, ओथ्स एंड अफर्मेशन, तो थर्ड आपका यहाँ हो जाएगा। फोर्थ शेड्यूल क्या है, राज्यसभा सीट एलोकेशन, तो ये हो जाएगा। और सेवेंथ हमारा क्या है, फेडरलिस्ट, तो ये हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो आप ऐसे ट्रिक से भी बहुत सारी चीज़ों को आराम से याद रख सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। Which indicator is used to measure the knowledge dimension of the Human Development Index? तो ये हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि हमारे ये डायमेंशन का कौन सा इंडिकेटर है, या फिर कितने इंडिकेटर्स होते हैं, कितने डायमेंशन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है, और पूछ सकता ही नहीं, ज़रूर पूछेगा। तो इससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI, ये 1990 में शुरू किया गया था। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है एक, महबूबुल हक, इनके द्वारा। और इनके की कंट्रीब्यूटर कौन थे, अमर्त्य सेन जी, जो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं और एशिया के सबसे पहले इकोनॉमिक्स पे नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको याद रखना। एशिया के फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज, किसमें, इकोनॉमिक्स में। और ये महबूबुल हक जो थे, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। ये मिलके HDI को शुरू किया था 1990 में। और हमारा HDI जो है, इसके मेन 3 डायमेंशन होते हैं जिसको हम लोग शी से पढ़ते हैं। एस का हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एच से होता है हेल्थ, दिख रहा है ना, हाँ। और ई से होता है एजुकेशन और नॉलेज, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन है जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है HDI में। और HDI में 3 डायमेंशन के अलावा 4 इंडिकेटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। जो पहला हमारा S में आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, वो क्या आता है, और H में हमारा हेल्थ में आएगा, और E जो हमारा एजुकेशन में आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है GNI, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये आपको याद रखना है। एच से हेल्थ होता है, हेल्थ में कौन सा इंडिकेटर आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और हमारा जो थर्ड है एजुकेशन, इसी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो 2 इंडिकेटर है वो है, पहला मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एट अडल्ट, ठीक है, और दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन। तो ये 4 बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और बाकी जो एड ऑन्स मैंने बताया वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके थ्रू ये ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, और बाकी तीनों गलत हो जाते हैं। अगर आप एलिमिनेशन से भी इसको देखना चाहें, तो पहला ऑप्शन आपका है अडल्ट लिटरेसी रेट एंड प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट। तो ये हमारा जो प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट है,
इस पे ट्रैक रख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल आज के समय में हैं, तो उस पे एनरोलमेंट्स होते रहते हैं, फिर एनरोलमेंट्स हटते हैं, तो उस पे एक ट्रैक रखना मुश्किल होता है। तो इस ऑप्शन को हम लोग काट सकते थे। सेकंड ऑप्शन हमारा है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च पब्लिकेशन। आपको पता होगा आज के समय में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर जिन पे ट्रैक रखना ना पॉसिबल है नहीं। तो इस ऑप्शन को भी हम आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट टू टीचर रेशियो इन सेकेंडरी एजुकेशन। आपको पता होगा कि आज के समय स्कूल में टीचर टू स्टूडेंट रेशियो पे मतलब मॉनिटरिंग नहीं है, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि कितना हो सकता है। तो इस पे भी ट्रैक रख पाना और इसका एग्जैक्ट डेटा रखना इम्पॉर्टेंट मतलब पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी हम काट सकते थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सही करवा सकता था, अगर इतना जानकारी नहीं होता फिर भी, वो क्या था, वो ट्रिक क्या था कि जो भी डायमेंशन होता है या फिर जो भी एक इंडिकेट जो एवरेज होता है, इंडेक्स होता है, वो हमेशा एवरेज होता है, मीन होता है, ना कि कोई एग्जैक्ट डेटा। तो जब भी एवरेज या मीन होता है कोई भी, तो यहाँ पे मीन वाला चीज़ सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ था 4, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। India hosted the 2025 Men's FIH Hockey Junior World Cup. Which of the following correctly states the location, सिटी एंड टाइमिंग? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कितना नया है, दिसंबर का है, 1 महीने पहले का। दिसंबर 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 दिसंबर। तो इसका आंसर आपका है चेन्नई एंड मदुराई। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़े होते तो आप इसको सॉल्व कर लेते। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि पिछले 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। अगर 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके आराम से 9 नंबर या 12 नंबर आ जाएंगे। और अब इस बार के मेंस में आप देखे होंगे कि कितने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया है और उसके कौन से सही है कौन से गलत है ये बताना है। तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और दोनों काफ़ी फैक्चुअल स्टेटमेंट है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड है, मतलब फैक्ट दिया हुआ है, कोई भी इसमें एक्सट्रीम वर्ड्स या फिर इस टाइप का चीज़ नहीं है जिससे कि हम एलिमिनेट कर सकें। तो ज़्यादातर क्या होता है, जब फैक्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट्स होते हैं तो वो सही होते हैं। तो ये अगर आपको नहीं भी आता था और आपको अगर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना था तो आप तुक्का ले सकते थे, और अगर आप करंट अफेयर्स में इसको नहीं पढ़े थे तो आप स्किप भी कर सकते थे। इसमें दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएगा। Who was awarded the 2025 Pulitzer Prize for Fiction for a novel that serves as a provocative and satirical reimagining of the life of Jim from Mark Twain's Adventure of Huckleberry Finn? आपको पता होगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये भी है, क्यों? क्योंकि जो हमारा 2025 का पुलित्जर प्राइज था ये मई 2025 में दिया गया था, और पुलित्जर प्राइज हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, एबल प्राइज हो गया, ये जितने प्राइज होते हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, याद करना ही करना है। इस बार फिक्शन से सिर्फ एक अवार्ड दिया गया था, फिक्शन नॉवल से, और वो इसके लिए था। और ये कौन सा नॉवल था वो भी आपको याद रखना ज़रूरी है, अगले एग्जाम में आ सकता है। तो नॉवल था जेम्स और इसका आंसर है पर्सिवल एवरेट। ठीक है, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन? तो ज्ञान भारतम मिशन जो है वो जब लॉन्च हुआ था तो आप उसके बारे में अगर थोड़ा भी न्यूज़ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, या फिर अगर आपको थोड़ा भी जानकारी होगा तो आपको पता होगा कि ज्ञान भारतम मिशन जो है ये मेनली फोकस करता है किस चीज़ पे? डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्विंग and digitizing the manuscripts। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन फोकस है। पहला ऑप्शन हमारा जो है प्रिजर्विंग, डिजिटाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, ये बिल्कुल सही हो जाता है। फिर भी अगर आपको ये नहीं पता था तो आप सोचेंगे कि मैं एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व कर सकता था या ऐसा क्या ट्रिक लगा सकता था, तो इसमें आप ये ट्रिक लगा सकते थे या सोच सकते थे। पहला ऑप्शन ठीक है। सेकंड ऑप्शन है डेवलपिंग न्यू लाइब्रेरीज अक्रॉस इंडिया।
तो गवर्नमेंट अभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है, और अगर सोचा भी होगा तो ये हर जगह फैल जाएगा, प्रचार हो जाएगा कि सरकार का ऐसा प्लान है या फिर ऐसा कर रहा है। क्योंकि प्रमोशन करना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है और सरकार करती भी है। तो ये आपको कहीं न कहीं बोर्ड में, बैनर्स में दिख जाता है कि नए लाइब्रेरीज़ पूरे भारत में खुल रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। सेकंड, ट्रांसलेटिंग क्लासिकल टेक्स्ट इंटू मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न लैंग्वेज क्या होता है? आज के समय हम लोग जो बोलते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे, ये सारा मॉडर्न लैंग्वेज में आता है। और क्लासिकल टेक्स्ट जो पहले के समय में पाया गया, तो वो सारे क्लासिकल टेक्स्ट है। तो क्लासिकल टेक्स्ट को मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना समय पे होता रहता है, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ या फिर अभी कोई ऐसा मिशन है इसका। तो ये ऑप्शन को भी आप आराम से काट सकते थे। प्रोमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस ग्लोबली। इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं कि इसको ग्लोबली प्रमोट करना पॉसिबल नहीं है और कोई लॉजिकल भी नहीं है। तो इसको भी आप एलिमिनेट आराम से कर सकते थे। 1 या 2 लैंग्वेज होता तो उसको प्रमोट कर सकते थे। बट यहाँ पे आप किसको प्रमोट करेंगे? इतने सारे लैंग्वेज है, हमारे देश में ही लैंग्वेज को लेके लड़ाई होता रहता है, तो हम प्रमोट क्या करेंगे? ठीक है? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द फीबा इंटरनेशनल गेम, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर प्लेड एंड हाउ लॉन्ग इज ईच क्वार्टर? ये आप देखेंगे कि हमारे सीपीओ 2022 में पूछा गया है। आप अगर पीवाईक्यू पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिए होते। जो हमारा 8 मीटर का क्वार्टर होता है, ये स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे खेला जाता है, ठीक है? जो 12 मीटर क्वार्टर होता है, ये मोस्टली अमेरिकन गेम्स में होता है, यूएस गेम्स में। और ये 10 मिनट क्वार्टर जो होता है, ये हमारे फीबा में खेला जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और ये एक चीज़ आप नोटिस करिए कि जब भी ऑप्शन में मेजॉरिटी क्वार्टर दिया है, क्वार्टर दिया है, क्वार्टर दिया है, तो ये एक अजूबा सा ऑप्शन जो दे देता है, वो हमेशा मैक्सिमम टाइम्स वो गलत होता है। उसका कोई नीड नहीं होता, वो बस एक्स्ट्रा दिया होता है। तो इसको आप ऐसे एलिमिनेट आराम से कर सकते थे। तो ये सारे गेम्स जो हैं कितने देर के होते हैं, कितना उसका लेंथ होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या-क्या उसमें टर्म्स यूज़ किया जाता है, ये आप स्टार्टिंग में याद कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हिट एंड रन केस में कितना सज़ा दिया जाता है? तो अभी के समय में आप देख रहे होंगे कि बीएनएस से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो आप उसका कंपाइलेशन या समरी पढ़ सकते हैं। और न्यूज़ में अगर आप देखते हैं, न्यूज़ से आपको अगर उतना नॉलेज आता है, जानकारी मिलती है, तो आप देखे होंगे कि करंट में भी इतने सारे न्यूज़ मिलते हैं हमें देखने के लिए कि ये पोर्श ने इसको धक्का मारा, इस बीएमडब्ल्यू वाले ने इसको मारा, इस मर्सिडीज़ वाले के बेटे ने इसको धक्का मारा। तो पेपर में जब ये न्यूज़ रहता है तो उसके आर्टिकल के अंदर में दिया रहता है कि इसमें कितने समय का फ़ाइन है या फिर कितने समय का जेल है या क्या है। तो ये अगर आप पढ़े होते तो ही आप बना सकते थे, नहीं तो इसमें आपका गलत होने का चांसेस होता। तो अगर आप हिट एंड रन केस में पाए जाते हैं दोषी, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होता है 10 साल तक और एंड अ फाइन, मतलब कि दोनों होता है, फाइन भी होता है और 10 साल का इम्प्रिजनमेंट भी होता है। तो ये आपका नॉलेज पे बेस्ड था। तो ये हुए आपके 25 क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैंने आपके बोलने पे और आपके रिक्वायरमेंट के लिए, आपके लिए जो हेल्पफुल होगा। अभी सीएचएसएल का मेंस भी आ रहा है, उसमें भी इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये मैंने आपके लिए लाया, इसको पूरा देखिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। और जो भी आपका और रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए वो भी जल्दी से जल्दी लाऊंगा। इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।